भारतीय जनता पार्टी रीवा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी और हमारे जिले के मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा जी और रीवा के सभी गणमान्य पत्रकार बंधुओं और फोटोग्राफर बंधुओं, आज की पत्रकार वार्ता मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष के उपलब्धियों को लेकर आपसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आयोजित हो रहा है। मित्रों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा वो काम इन पहले वर्ष में मोदी जी ने देश और दुनिया के सामने देश और दुनिया को करके दिखाया है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर, एक मिशन को लेकर राजनीति में अपना काम शुरू किया। पहले जनसंघ की स्थापना हुई, फिर 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ती रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उनका साथ देके और इस पार्टी को आगे बढ़ाया। एक मिशन था, धारा 370 समाप्त होना चाहिए, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 1985 में शाहबानो प्रकरण के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने अपने कदम वापस लिए थे, तभी से ये बात है कि ट्रिपल तलाक समाप्त होना चाहिए। और इन मुद्दों को पार्टी ने हमेशा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। पहले अटल जी की सरकार बनी थी, उसमें स्पष्ट बहुमत नहीं था। फिर 2014 में स्पष्ट बहुमत आया, इन सारे मुद्दों की रूपरेखा बनी। और जब दूसरा मौका मिला मोदी जी को, तो शुरू के 6 महीने के अंदर ही धारा 370 समाप्त हो गई। 35A का जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया। ट्रिपल तलाक का जो प्रावधान था वो समाप्त हो गया। समान नागरिक संहिता, अभी इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ये चल रहा था कि विभाजन के बाद जो जिस देश में जाना चाहे जा सकता है, और उसके बाद उसको नागरिकता उस देश की मिलनी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उनका राज्यसभा में जब आडवाणी जी गृह मंत्री थे, राज्यसभा में उनका भाषण था, वीडियो है, कि पाकिस्तान शुरू हो सके। तो ये जो 1 वर्ष की कई ऐसी चीज़ें, नागरिक उड्डयन में FDI का उन्होंने रास्ता प्रशस्त किया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना, बैंकों का मर्जर, के जो इकोनॉमिक लोग हैं, आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोग हैं, वो इस महत्व को समझते हैं। तो कुल मिला के ये जो 1 वर्ष का मोदी जी का कार्यकाल रहा है, वो अभूतपूर्व रहा है, ऐतिहासिक रहा, अद्भुत रहा है। और दुनिया ने मोदी जी के नेतृत्व का लोहा माना है, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि इतने कठिन मसलों को मोदी जी इतनी आसानी से सुलझा देंगे, जो वर्षों से नहीं सुलझ पा रहे थे। और वर्षों से सत्ता में बैठे हुए लोग सोचते थे कि देखिए, हम ये निर्णय करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं हमारी राजनीतिक ज़मीन तो कमज़ोर नहीं हो जाएगी, कहीं हम कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन तो नहीं हो जाएगा। लेकिन जहाँ नीयत स्पष्ट होती है, वहाँ जनता भरोसा करती है। मोदी जी की नीयत पर, देश के प्रति जो उनके समर्पण का एक तपस्वी की तरह जिस तरह वो काम कर रहे हैं, उस पर उनको, लोगों को भरोसा था, उनकी नीयत पर पूरी तरह भरोसा था। इसलिए जो भी निर्णय वो करते चले गए, उसको जनता आपके साथ करती चली गई और बड़ी आसानी से सारी जटिल समस्याओं को सुलझाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की। इसलिए 1 वर्ष का उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ऐतिहासिक रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से देश की जनता को
ये करोड़ की जनसंख्या, उसमें 80 करोड़ लोगों को खाद्य की सुरक्षा की गारंटी देना, व्यवस्था करना, ये भी सबसे ज़रूरी कदम था जिसको उठाने में मोदी जी ने, हम लोग तो दे रहे थे। शुरू का जब 21 लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने शुरू में तो सामाजिक संगठन और सब लोग मिलकर 21 दिन की राशन की किट बना के देने का काम किए। उसी दौरान गरीबी रेखा वालों को मिल गया, लेकिन लगातार सामाजिक संगठन कब तक देंगे और कब तक वो अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूरी के कारण उनको निकलने से रोका जा सकता है। तो फिर तत्काल पहला लॉकडाउन ख़त्म हुआ, दूसरा लॉकडाउन अकेले रीवा शहर में 10,000 लोगों को ऐसे चिन्हित किया गया जो गरीबी रेखा में नहीं थे, उनको पात्रता पर्ची बनाई गई और उनको पात्रता पर्ची बना के उनको भी कहा गया कि राशन की दुकान में जाके आप भी 5 रुपये 5 किलो, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल और बाद में दाल भी 1 किलो देने का जो काम हुआ है, उससे गरीबों को भूख के संकट का सामना करने से वो बचे। ये भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी नेतृत्व क्षमता का परिचय हम लोगों ने देखा। इस दौरान महिला जनधन खाने में 500 रुपये प्रति हिसाब से 3 महीने का 1500 रुपये जितने जनधन खाते थे, आपको ध्यान होगा एक समय वो जनधन खाते खुलवाते थे, हर व्यक्ति का खाता होना चाहिए अकाउंट में। लोगों को लगता था इतने खाते क्यों खुलवा रहे हैं जब लोगों के पास अकाउंट में पैसा जमा करने की स्थिति नहीं है। लेकिन उन खातों में 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से 1500 रुपये भेजे गए। किसानों के अकाउंट में किसान सम्मान निधि, जिसको साल भर में 6,000 रुपये देना है, प्रथम 4 महीने का 2,000 रुपये सम्मान निधि अग्रिम किस्त के रूप में उनके ट्रांसफ़र की गई, क्योंकि जिससे पैसे की दिक्कत उनको ना आए। 8 करोड़ घरों में 3 गैस सिलेंडर केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त दिया जा रहा है। इस प्रकार से कई ऐसी चीज़ें जो गरीबों को लॉकडाउन के दौरान मदद देना चाहिए वो उन्होंने दिया, और उसके साथ ही देश फिर से आर्थिक गतिविधियों के साथ फिर से खड़ा हो जाए, इसके लिए उन्होंने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करके उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अभ्युदय का सूरज भी उगाया है। ये देश की कुल जीडीपी का 10% है। यदि हम छोटे और मध्यम उद्योगों को देखें तो 3 लाख करोड़ का प्रावधान उनको दिया गया है, क्योंकि उद्योगों को अब अपने काम शुरू करने के लिए, ठेकेदारों को अपना काम शुरू करने के लिए अब उनके हाथ में पैसा चाहिए। तो उनको इस विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से उनको आसानी से पैसा बैंक से भी देगा, कोलेटरल नहीं लेगा, 6 महीने तक उनसे किस्त नहीं लेगा, तो एक बार वो उनका गाड़ी चल पड़ेगी। जो बड़े ठेके चल रहे हैं, छोटे ठेके चल रहे हैं, उनको भी निर्णय आ गए कि उनका जो हर रनिंग बिल में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता था वो 6 महीने तक नहीं कटेगा, जिससे कि लिक्विडिटी बनी रहे और तरलता बनी रहे उनके पास, और वो अपना काम करते रहें। और वो काम करेंगे तभी देश में आर्थिक गतिविधियाँ शुरू हो पाएंगी, और वो शुरू होंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और एक तरीके से फिर से देश अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। उनका विश्वास जो है वो आत्मबल बढ़े कि जिस सरकार को हमने चुना था वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप और घोषणा पत्र के अनुरूप और अपनी विचारधारा के अनुरूप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। यदि किसी को संदेही पाता है और वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है और यदि उस पर एनआईए कार्रवाई करना चाहता है तो उस राज्य से उसको परमिशन लिए बिना उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, उसके संपत्ति को राजसात नहीं कर सकता, ये जानने के बाद भी कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। यूएपीए को मंजूरी देकर उन्होंने इस बाध्यता को समाप्त कर दिया कि नहीं। एनआईए ने यदि ये तय कर लिया कि यह व्यक्ति को हमको हिरासत में लेना है और उसकी संपत्ति को करना है, उसके पास प्रमाण यदि है, तो वो राज्यों से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। प्रहार करने वाला काम मोदी जी ने किया है। राम मंदिर कौन नहीं चाहता इस देश के अंदर, जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। लेकिन ऐसे मुद्दे को भी जो भावनाओं से, आस्था से जुड़ा हुआ था, उसको भी उलझाए रखा गया सिर्फ राजनीति के कारण। लेकिन उसमें
भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से कहा है कि संविधान सम्मत तरीके से रामलला के भव्य मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए। हम उसके लिए प्रयासरत भी थे। कांग्रेस ने बार बार उसमें अड़ंगे लगाए, लेकिन अब उसका मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। ये भी मोदी जी के पहले वर्ष की उपलब्धि के रूप में या मुद्दे हैं वो मैं आपसे के सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। आतंकवाद एक समस्या है, नक्सलवाद एक समस्या है, उसको जड़ से समाप्त करने की ज़रूरत है। बहुत दिनों से हम लोग कह रहे थे, और हम लोग तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, मोदी जी को जिताइए। आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की ताकत यदि किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। देश की जनता ने भरोसा भी किया, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आतंकवाद के साथ जीरो टॉलरेंस अपनाने का जो परिचय दिया मोदी जी ने, वो सारे देश ने, दुनिया ने महसूस किया है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, और चाहे यूएपीए की कानून में संशोधन करने की बात हो, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निरावरण संशोधन विधेयक यूएपीए को मंजूरी दी और उसे सदन में पारित कराया। दुनिया ये समझ रही है कि इस प्रकार की सावधानी यदि यूरोप ने बरती होती, अमेरिका ने बरती होती, तो शायद उनके यहाँ भी इतनी जनहानि नहीं होती जितनी हुई है। ये भी मोदी जी के अद्भुत नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। इस दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेली कमाते और डेली खाते हैं, उनकी चिंता करना, उसके लिए उन्होंने 5 महीने का राशन गरीबी रेखा में नीचे रहने वालों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 80 करोड़ लोगों को की जो राशन की दुकानों में पहुंचा के और उसको वितरण करने का काम किया है। उसके बाद ऐसे गरीब जिनका राशन कार्ड नहीं है, गरीबी रेखा में नाम नहीं है, उनका भी चिन्हांकन करना और उनको भी 5 किलो राशन 2 महीने का मुफ्त में देना। देखिए, बेरोजगारी और शिक्षा के लिए लगातार काम चल रहा है, और इसमें काफ़ी कमी भी आई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियां जब बढ़ेगी, जब विकास दर बढ़ेगी, तो रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं, और रोज़गार के अवसर पैदा जब तो गरीबी कम होती है, गरीबी कम होती है तो व्यक्ति सक्षम होता है अपने बच्चों को शिक्षित करने में। तो एक तो पर कैपिटा इनकम बढ़े आदमी की, जिससे कि वो बच्चों को शिक्षित कराने में उसकी स्थिति अच्छी रहे। दूसरा, सरकारें शिक्षण संस्थानों को बेहतर करें। तो लगातार शिक्षण संस्थानों को बेहतर करने के लिए, चाहे वो अधोसंरचना हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, इन सब चीज़ों में लगातार काम हुआ है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण न मिले। वैसे 10% आरक्षण उनके लिए भी सुरक्षित का निर्णय करके मोदी जी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी सरकार ने निभाई है। ये भी हमारी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। कोरोना का जो संकट आया है उसमें भी दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। चुनौती में भी अवसर निकालना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। मोदी जी ने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया, और दुनिया भी ये मानती है कि कोरोना के संकट के दौरान में भारत ने जिस तरीके से समय रहते कदम उठाया, समय रहते जनता कर्फ्यू लागू करना, उसके साथ ही लॉकडाउन शुरू करना, और फिर कब तक लॉकडाउन, मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय कर दिया। नहीं, स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट निर्देश है, सबके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि जितने भी अप्रवासी मजदूर आ रहे हैं सबका रजिस्ट्रेशन हो। आज हमने कलेक्टर से बात किया है, 70,000 रजिस्ट्रेशन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, 35,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो मनरेगा का उनके लिए तो सबसे पहला राइट रहेगा। आ रहे हैं, अकेले 70,000 तो रीवा में आए हैं, अब इनको भी काम चाहिए। मनरेगा के माध्यम से ही तत्काल उनको काम दिया जा सकता है। अभी तुरंत तत्काल कोई योजनाएं बन रही हैं। विशेष आर्थिक पैकेज में ये भी है कि हम ब्लॉक स्तर पे अस्पताल बनाएं, ब्लॉक स्तर पे वो तमाम सुविधाएं जो कोविड से मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है,
ये इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होने वाला है। छोटे और मध्यम उद्योगों का एक भी बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होने वाला है, ये भी विशेष आर्थिक पैकेज में है। लेकिन अभी उन मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के माध्यम से उनको तत्काल काम देना ये ज़रूरी था। इसके लिए उन्होंने जो प्रावधान था उसमें 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान इस विशेष आर्थिक पैकेज में किया है। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत तेज़ी से मनरेगा के काम शुरू है। 25 लाख से ज़्यादा मजदूर 3 दिन पहले का आंकड़ा है कि मनरेगा में लगाए जा चुके हैं, जो अभी तक ऐतिहासिक है। इतने मजदूर मनरेगा में इसके पहले कभी लगाए नहीं गए। काम किया मोदी जी ने। 10 सरकारी बैंकों का विलय उन्होंने 4 बड़े बैंकों में करने का जो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और फिर इन चारों बैंकों को 55,250 करोड़ के बेल आउट पैकेज की जो घोषणा की। जिस देश के बैंक ही कमज़ोर होंगे उस देश की आर्थिक तरक्की की कल्पना हम नहीं कर सकते, और न ही देश के नागरिकों को बैंकों से इस प्रकार की राहत मिल पाएगी जिस राहत के बिना देश तरक्की के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो उसमें कई ऐसे बैंक थे, 10 बैंकों को 4 बैंकों में विलय करके इतना बड़ा जो पैकेज दिया है उससे बैंकों का एनपीए समाप्त हुआ, बैंक ताकतवर हुए और जो देश की तरक्की में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम वो करेंगे। मैनेज अच्छा चुनाव ये तो उनकी और ज़्यादा अच्छा होता है। मंत्रिमंडल विस्तार का जो मंथन है इसका परिणाम कब तक आना है? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा लंबा मंथन चल रहा है और ये समुद्र मंथन भी बड़ा मंथन दिख रहा है इसमें। जबकि आपके ही सहयोगी मंत्री इसके पहले जो रहे सरकार में 4-5 लोग जो है तो पहली किस्त में ही मंत्री बना दिए गए। आपकी परफॉर्मेंस को लेकर सरकार की क्या डाउट है कि अभी तक जो है तो विचार मंथन चल रहा है? देखिए, इसमें हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा बयान दिया है कल कि इस मध्य प्रदेश में 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का अनुभव किसी के पास नहीं रहा। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी रहे और आज वर्तमान में वो मुख्यमंत्री है और उनसे ज़्यादा मंत्रिमंडल का विस्तार किसी ने नहीं किया। तो इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार करना उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। आपकी परफॉर्मेंस में मतलब केवल क्या रोजगार के लिए मनरेगा ही विकल्प है कि और कुछ सरकार को? देखिए, अभी तत्कालिक विकल्प मनरेगा है और आगे के लिए बहुत व्यापक स्तर पर मंथन हो रहा है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। और विशेष आर्थिक पैकेज में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जिस स्किल्ड कुशलता के लोग जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में उस कुशलता का यदि कोई यूनिट लगाएं, जैसे मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाएं और आपको इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर और इस तरह के लोग चाहिए, तो जिस एरिया में जितने रहेंगे उस प्रकार के कुशल श्रमिक उनको हम बताएंगे कि आप यदि हमारे यहाँ आओगे तो हम ज़मीन भी देंगे, सब्सिडी भी देंगे और साथ में श्रमिक भी देंगे। अब देखिए, आज वो जो श्रमिक गुजरात महाराष्ट्र से आ गए, वहाँ पर उनके प्लांटों को चलने के लिए एक समस्या हो गई, लेकिन यदि वही श्रमिक उनके यहाँ होते तो उनको कोई समस्या नहीं होती। तो श्रमिक यहाँ पे हैं, प्लांट वहाँ है, यदि वही प्लांट यहाँ लग जाए तो श्रमिक का एक रॉ मटेरियल के साथ साथ श्रमिक भी एक उनके लिए उपयोगी तत्व है, तो वो मिल जाएगा। तो इसके लिए देश में एक व्यापक स्तर पर सर्वे और योजना का काम चल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ ना कुछ बेहतर होगा। आने में यदि आपको बहुत परेशानी हो रही है तो बेला में जाके और चक्का जाम करके उनके ट्रकों को रोक दो भाई, जो बस आ रही है उनको मत आने दो। इस प्रकार की राजनीति होती है क्या? और इसलिए मैंने कहा कि नकारात्मक राजनीति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। इतनी दुर्दशा के बाद भी अभी सुधरने को तैयार नहीं है। जब तक रीवा में तो सुपड़ा साफ हो गया, इसी उनके हरकतों के कारण। नहीं, ऐसा कभी होता है कि 8 में आठों हार जाओ? वो इसीलिए कि नकारात्मक राजनीति करोगे तो मीडिया की खबर भले बन जाओ, न्यूज़ चैनलों में भले चल जाओ दिन भर, लेकिन जनता के दिलों से उतर जाओगे। और उसके बाद जब कभी मौका आएगा जनता को तो लोग कहेंगे ये वही लोग हैं जो गरीबों की मदद हो रही थी, फंसे हुए लोगों की। खुद तो मदद किया नहीं, यदि किसी ने मदद कर दिया तो उसमें उनको बदनाम करने की कोशिश की। नॉन मुस्लिम लोग हैं वो धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत में आके शरणार्थी की तरह रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की
का भाषण है राज्यसभा में जो रिकॉर्ड में है, और वही मनमोहन सिंह जी जब 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री और बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार की इस देश को ज़रूरत थी। मोदी जी ने उस कल्पना को पूरा किया है, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया है। और इसलिए ये जो 1 वर्ष है मोदी जी के, ये स्वर्णिम वर्ष के रूप में लोकतंत्र की स्थापना के बाद ये जो वर्ष हैं, क्योंकि इसने इस देश की उन कमियों को दूर किया जिन कमियों के कारण देश पूरी रफ्तार के साथ अंगड़ाई लेके खड़ा नहीं हो पा रहा था। उन कमियों को दूर करने का काम के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में मोदी जी का ये 1 वर्ष याद किया जाएगा। इसके अलावा जो 6 देशों का एक ऐसा गठबंधन है जो आयात और निर्यात में न्यूनतम ड्यूटी लगती है, और उससे हमारे देश को कम फायदा हो रहा था और चीन जैसे देशों को ज़्यादा फायदा हो रहा था। महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे कि देश सरकारें वही निर्णय करें जिस निर्णय से देश के गरीब छोटे व्यापारियों का और किसानों का भला उसमें होता है कि नहीं होता है, वही सही निर्णय है। इस सूत्र वाक्य को ध्यान में रख के मोदी जी ने ये फैसला किया कि हम RCEP से बाहर आएंगे। यदि हमारे छोटे व्यापारियों और किसानों का इसमें हित जुड़ा नहीं है तो इसमें हम शामिल नहीं रहेंगे। कई तरह के फैसले, करीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला भी उन्होंने इसी दौरान किया। ये भी बहुत पुरानी मांग थी, लेकिन बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला ही व्यक्ति इस काम को कर सकता था। लेकिन जहाँ राजनीति नहीं देखी जाती है वहाँ पर न्याय देने में आसानी हो जाती है। हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था को हम अलग नहीं कर सकते हैं, अभी भी आवश्यकता है। धारा 370 समाप्त होने के बाद, 35 से समाप्त होने के बाद कश्मीर में अब उन वर्गों को भी आरक्षण से शिक्षा और नौकरी में फ़ायदा मिलेगा जिनको धारा 370 के कारण अलग रखा गया था। लेकिन उसी प्रकार से पूरे देश में भी एक विडंबना थी कि सवर्ण होने के बाद यदि वो गरीब है तो उसको अमीर की तरह देखा जाता था, और न उसको शिक्षा में आरक्षण मिलता था न नौकरी में आरक्षण मिलता था। केंद्र की और राज्य की जो है तो विफल है, इसलिए आपको ऐसा करना पड़ा। क्या है उसकी वजह? नहीं, विफलता का सवाल ही नहीं है। ये मैंने कहा है कि ये लोग बंद कमरे में बैठे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले 25 दिनों में 45 श्रमिक ट्रेनें रीवा में आईं, और पिछले 25 दिनों में 1500 बसें रीवा में आईं। वो मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था के द्वारा आईं। आज भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से 2 बसें मध्य प्रदेश शासन की व्यवस्था से रीवा में आ रही हैं। तो यदि आपको यही इच्छा है कांग्रेस के मित्रों को कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ही लोगों को लाया जाए, तो जो 1,17,000 लोग लाए गए उसके लिए शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद दीजिए आप। और 164 लोग जो ऐसे थे, मैं वास्तव में आपको बताऊं क्या घटना है। मुझे इस दौरान पूरे देश में जो लोग हैं वो सब हमसे संपर्क में थे। हमारा मोबाइल तो ऐसा हो गया कि सबको मिल गया था। तो उन लोगों ने हमको फ़ोन किया कि हम लोग बम्बई में फंसे हैं। हमने कहा अभी तो ट्रेनें आई हैं, 3-4 ट्रेनें आई हैं, आप कैसे रह गए? तो उन्होंने कहा कि उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन में हम लोग लेट हो गए, ट्रेनें फुल थी और चली गई और हम लोग नहीं आ पाए। तो हमने कहा फिर तो 168 लोगों के लिए श्रमिक ट्रेन चलाने के लिए मिनिमम 1200 आदमी चाहिए, तो थोड़ा समय लगेगा, बसों का इंतज़ाम करते हैं, भोपाल से बस भेजेंगे। तो उन्हीं में से लोगों ने कहा कि भोपाल से बस भेजेंगे, समय लगेगा 2 दिन आने में, 4 दिन जाने में। हम लोग जहाँ रहते हैं यहीं पर मैदान से सोनू सूद जी की बसें श्रमिकों को लेके बाहर के लोगों को घरों में पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। तो यदि आप उनको बोल दीजिए तो तुरंत व्यवस्था हो जाएगी, हम लोग भी आ जाएंगे। तो अब रीवा के लोग वहाँ पर यदि ये कहेंगे कि आप फलाने को बोल दीजिए और हमारा काम हो जाएगा, तो हमने ट्वीट कर दिया और उसका रिस्पांस इतना तेज़ आया उनका कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कर दूँगा, और वो इंतज़ाम हो गया। अब ये कांग्रेस के लोगों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यदि तुम्हें इसमें प्रसन्नता होती है कि शासन ले आए, तो जो 1,17,000 आए उसमें प्रसन्न हो जाओ, उसी में धन्यवाद दे दो। चलता है तो हम वहाँ पर 70%
जो रोज़गार है स्थानीय लोगों को देने की कोशिश करें, और उसके लिए यदि उसको उस कुशलता का व्यक्ति चाहिए तो उस कुशलता का व्यक्ति हम वहाँ पर तैयार करें, अपने ही व्यक्ति को कुशल कर दें। इसके लिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ग्लोबल स्किल पार्क इंदौर में जो भोपाल में बन रहा है, उसमें हमारे रीवा ITI को भी शामिल किया गया है। इसका भी अपग्रेडेशन हो रहा है, नई बिल्डिंगें बन रही हैं। उस समय हम लोगों ने स्वीकृत करा दिया था, और उसमें इस प्रकार का जर्मनी से इस ट्रेनर आएंगे, मास्टर ट्रेनर आएंगे हमारे यहाँ के ITI के व्यक्ति को ट्रेन करने के लिए, जिससे कि जिस प्रकार की मशीनें आ रही हैं उस प्रकार के चलाने वाले लोग हमारे रीवा में ही, अब उस प्रकार के चलाने वाले लोग रीवा मिलते नहीं, भोपाल में मिलते नहीं, वो बाहर से आते हैं। तो भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क और उसी के अंडर में हमारे इस जो ITI है उसको नेशनल स्किल पार्क के रूप में अपग्रेड करने के लिए 10 करोड़ रुपए रीवा के ITI को दिया गया है, और 1400 करोड़ में वो भोपाल का बन रहा है। नहीं दिया गया क्यों? देखिए, जब रीवा की दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ही सबसे बड़े परफॉर्मर हैं, लेकिन जब बड़े परिदृश्य में जाते हैं ना तो वहाँ पे परफॉर्मर की कमी नहीं है। और कई ऐसे जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन जिस बेहतर तरीके से 5 मंत्रियों को बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, मुख्यमंत्री जी ने, वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। छोटा मंत्रिमंडल कोरोना संक्रमण के कारण, परेशानी के कारण ज़रूरी था। ये मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री जी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को काफ़ी नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं, और जब उचित समय आएगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मतलब विंध्य क्षेत्र के 100% विधायकों का समर्थन आपके साथ है? आपको कोई शंका है? सवाल इसका नहीं है कि किसके साथ, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। दावेदार बढ़ गए हैं, दावेदार बढ़ गए। राजनीति में यदि कोई हमारी इच्छा है तो उसको कोई बुरा नहीं मानता है। भाई साहब, उसमें कोई बुराई नहीं। भाई साहब